त्रिशूल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में आज हम जानने वाले हैं प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत के बारे में। यह हमारे वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। अर्थात जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है वो चल रहा है उत्पादन एवं रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। 2 पार्ट इसी सिद्धांत के पहले मैं पढ़ा चुका हूं। आज हम तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि जो प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत है वह काफी लंबा सिद्धांत है। अर्थात यह एमए लेवल का चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस कारण से इसके कई वीडियो बन रहे हैं। तो तीसरे वीडियो में अर्थात पार्ट नंबर 3 में हम यह जानेंगे कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने समझाया कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूर्ण रोजगार पाया जाता है। लेकिन ये पूर्ण रोजगार कैसे स्थापित होता है, वे कौन कौन से घटक हैं, ये तथ्य हैं, ये टूल हैं जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार या फुल एम्प्लॉयमेंट आता है। तो पहले हमने चर्चा की थी वीडियो के पार्ट नंबर 2 में कि किस प्रकार से श्रम बाजार में श्रम की मजदूरी तय होती है, क्योंकि मजदूरी को यहां पर लोचशील माना गया है। अर्थात लोचशील का मीनिंग हो गया कि मजदूरी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो श्रमिकों की मांग और जहां पर श्रमिकों की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती है वहां पर एक निश्चित मजदूरी दर का निर्धारण होता है और वहां पर जितने मजदूर होते हैं उन सबको रोजगार मिल जाता है और इसे ही कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो श्रम बाजार की बात मैं कर चुका हूं और आज हम बात करने वाले हैं वस्तु बाजार की, क्योंकि जो वस्तु बाजार है इस बाजार में किस प्रकार से संतुलन स्थापित होगा और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर आएगी, तो इसी को हम इसमें समझने वाले हैं। तो जो वस्तु बाजार है इसको इंग्लिश में कहते हैं गुड्स मार्केट। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, क्योंकि उनका विचार ही यही है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। यदि किसी कारण से बेरोजगारी उत्पन्न भी होती है तो वह क्षणिक होती है, अर्थात कम समय के लिए होती है और उसके बाद बेरोजगारी स्वतः ही दूर हो जाती है। जैसे कि से का कथन है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। तो उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी पूर्ति होती है, मतलब जितनी भी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की जाती हैं वह तुरंत ही बिक जाती है, वो स्वयं ही डिमांड पैदा कर लेती हैं। तो अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की डिमांड की कमी नहीं रहती है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जैसे जेबी से हो गया, एडम स्मिथ हो गया, रिकार्डो हो गया, मिल हो गया, इनका मानना था। तो यहाँ पे वस्तु बाजार के संतुलन को हम समझेंगे कि वस्तु बाजार कब संतुलन में होगा। तो वैसे वस्तु बाजार कब संतुलन में होता है कि वस्तु बाजार तब संतुलन में होता है जबकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, अर्थात समग्र मांग और समग्र पूर्ति जब अर्थव्यवस्था में एक दूसरे के बराबर हो जाती है, संतुलित अवस्था में हो जाती है, तो तब वस्तु बाजार में संतुलन स्थापित होता है और ऐसी स्थिति में पूर्ण रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है। ओके, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को यहां पर दूसरे ढंग से भी हम समझ सकते हैं, और वो किस रूप में समझ सकते हैं कि जो वस्तु बाजार का संतुलन है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार उसके 2 घटक है, एक है निवेश और दूसरा है बचत। तो इनका मानना था कि जहां पर निवेश और बचत, निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट और बचत मीन्स सेविंग, निवेश और बचत जहां अर्थव्यवस्था में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे वहां पर पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी, अर्थात वहां पर अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होगी और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसी को यदि हम फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहिए तो जो वाई है ये हमारे कुल आय को दर्शाता है या कुल उत्पादन को दर्शाता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट में कब आएगी कि जबकि y इज इक्वल टू एस बराबर आई, अर्थात सेविंग किसके बराबर होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो वहां पर जो राष्ट्रीय आय निर्धारित होगी वहीं पर फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो मान लीजिए कि जैसे सेविंग हो गई कितनी, 15 रुपया, और इन्वेस्टमेंट भी 15 रुपया होता है,
तो ये हो गई संतुलन की स्थिति। दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, क्योंकि यहां पर कहा गया है S इज इक्वल टू I होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में रोजगार वस्तु बाजार में वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में आता है कि जहां पर निवेश और बचत या बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो वस्तु बाजार में संतुलन कहां पर स्थापित होता है कि जहां पर निवेश और बचत या बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर लिखी गई है निवेश के बारे में, ठीक है, पूरी डेफिनेशन यहां पर लिखी गई है। यहीं पर हमने बताया है कि वस्तु बाजार दो घटकों के द्वारा निर्धारित होता है। इसके दो घटक है, एक है निवेश मांग और दूसरा है बचत की पूर्ति। ओके जी, ये पूरी डेफिनेशन आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको अभी हम आपको समझाने वाले हैं टेबल के द्वारा। यहां पर देखिए टेबल बनी हुई है, यहां पर लिखना है निवेश, ओके, यहां पर लिखेंगे ब्याज, यहां पर लिखेंगे बचत। ये मैं आपको सरलता के लिए बता रहा हूं, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे हम फिर डायग्राम पे आएंगे। तो देखिए निवेश को हमने आई द्वारा दिखाया है। आई फॉर होता है इन्वेस्टमेंट, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एस फॉर सेविंग बचत। ओके जी, आपने क्या करना है, ब्याज की दर को हम 5 4 3 2 1 बीच में लिखेंगे और घटते क्रम में लिखेंगे। ओके जी, निवेश हमने क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है 10 20 30 40 50। ओके जी, इसके जस्ट उल्टा होगा, बचत हम लिखेंगे यहीं से उठा के 50, फिर इसके नीचे 40 30 20 10। ओके जी, अब हमने पहले ही बात की कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि बचत और निवेश के द्वारा क्या होगा, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार उत्पन्न होगा। तो पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति में कब होगा, कब वह इक्विलिब्रियम के बिंदु पर होगा, संतुलन के बिंदु पर होगा। तो उनका मानना था यदि क्या होता है कि बचत कभी निवेश से ऊपर हो जाती है या निवेश कभी बचत से नीचे ऊपर हो जाता है, ठीक है, दोनों में असंतुलन पैदा हो जाता है। तो इनमें संतुलन स्थापित करने का जो काम करेगा वो करेगा आर। आर मीन्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, क्योंकि ब्याज की दर क्या होती है, लोचशील होती है, घटती है और बढ़ती है। तो इसको घटाने बढ़ाने में सरकार का कोई हाथ नहीं होता है, ये मार्केट की शक्तियों के अधीन होता है। तो यहां पर अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्याज दर ऊपर और नीचे जाती है और किस प्रकार से एस फॉर आई हो जाता है। ओके, इसको देखिए, निवेश क्या होता है, देखिए ब्याज, निवेश का उल्टा बचत देखेंगे या बचत का उल्टा हम निवेश देखेंगे। तो क्या होता है, जो निवेशक होता है, जो निवेश करना चाहता है, बाजार में अपना पैसा लगाना चाहता है, कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, ओके, कोई प्लॉट लेना चाहता है जिसके द्वारा वो और पैसा कमाना चाहता है। ओके, तो जितने भी उद्योगपति हैं यदि वो पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है, निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सबसे अधिक दिखा रखा है 5%, तो 5% पे केवल 10 रुपए की मांग हो रही है, निवेश की मांग, ठीक है, 10 रुपए मांगे जा रहे हैं कि हमें 10 रुपए चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखते हैं जैसे ही बाजार में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से घटकर 4% हो जाता है, 1% की कमी आ जाती है, तो तुरंत ही निवेश की मांग 20 रुपए हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 घटता है तो 30 रुपए की डिमांड हो जाती है। तो इस प्रकार से देखें कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बाजार में घट रही है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, निवेश की मांग बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है कि अधिक ब्याज दर पर जो निवेशक है, लोन लेना महंगा होता है, ठीक है, हर किसी को सस्ता चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चाहिए कि जिससे कि वह फायदा कमा सके। तो इस प्रकार से जैसे जैसे ब्याज की दर कम हो रही है, अर्थात लोन सस्ता हो रहा है, वैसे वैसे ज्यादा पैसे की डिमांड हो रही है। ऐसा हम सामान्य जीवन में देखते हैं। ओके जी, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% हो जाए तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 50 रुपए की क्या हो रही है, डिमांड बढ़ जा रही है, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1% पे। लेकिन जैसे ही 5% हो जाता है उल्टे में, तो 10 हो जाता है। तो ये उल्टे में पढ़ा जा सकता है और उल्टे में भी पढ़ा जा सकता है। ओके जी, तो अब चलते हैं हम किस पे, पूर्ति पे। तो निवेश का ठीक जो उल्टा है ये होता है बचत। अभी मैंने पूर्ति कहा इसको, यहाँ पर एस फॉर सेविंग है। ओके, एस फॉर क्या है, सेविंग है।
तो निवेश का उल्टा हो जाएगा सेविंग। अब देखिए 5% जब ब्याज की दर है तो देखिए बचत कितनी हो रही है, लोग बचत कितनी कर रहे हैं, 50 रुपए की कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ज्यादा ब्याज की दर मिल रही है, तो जब ज्यादा ब्याज की दर अर्थात ज्यादा पैसा मिल रहा है तो व्यक्ति ज्यादा बचत करेगा। ओके, लेकिन जैसे ही क्या होता है ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाती है तो वैसे ही बचत 50 की जगह 40 रुपए हो जाती है, घट जाती है। ओके, और जैसे जैसे क्या होती है ब्याज की दर यदि क्या होती है 1 रुपए हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, केवल 10 रुपए ही बचत करते हैं। ओके, तो बचत क्या कहती है, देखो भाई, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर बढ़ती है वैसे वैसे बचत बढ़ती है। जैसे जैसे ब्याज की दर था 1% से 2% हुई तो 10 रुपए की जगह 20 रुपए बचत होती है। यदि 2 से 3% हुई तो 30 रुपए बचत होती है। ओके, तो जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती है वैसे वैसे बचत बढ़ती है। और इसका उल्टा क्या होगा, जैसे जैसे ब्याज की दर घटती है वैसे वैसे बचत भी क्या होती है, घटती है। तो इस प्रकार से ब्याज की दर और बचत में क्या है, सीधा संबंध है। सीधा संबंध का मीनिंग क्या है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। देखो भाई, 1 पे 10, 2 पे 20, अर्थात 1 से 2 हुआ तो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ा, ठीक है, यहां से ये बढ़ा तो यहां से ये बढ़ा, अर्थात एक ही दिशा में दोनों बढ़ रहे हैं और दोनों ही एक दिशा में घट रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बचत और ब्याज के बीच जो संबंध होता है वो सीधा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। ओके जी, यहाँ पे निवेश के बारे में भी लिखा है मेरा यहाँ पे और बचत के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसी को मैं यहाँ पर आपको आसान भाषा में समझाने का काम कर रहा हूं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेविंग है, सेविंग क्या है, ये है एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। जो सेविंग है, बचत है, वो किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है, ब्याज दर का फंक्शन है। कैसे है कि जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती है वैसे वैसे ज्यादा लोग बचत करते हैं, उनको फायदा होता है ब्याज की दर बढ़ने पर। और जैसे जैसे ब्याज की दर घटती है वैसे वैसे क्या होता है, लोग कम बचत करते हैं। तो जो हमारा सेविंग है वो किसका फलन है, वो आर का फलन है। लेकिन बचत और ब्याज दर के बीच सीधा संबंध होता है, याद रखना, सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट। जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी लोग ज्यादा जमा करेंगे पैसा, कहां, बैंक में। अब देखिए निवेश भी किसका फलन है, निवेश को हम किसके द्वारा दिखाते हैं, निवेश को हम आई के द्वारा दर्शाते हैं। आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। तो जो आई है वो भी किसका फंक्शन है, आर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है या फलन है। कहने का मीनिंग है क्या, कि जैसे जैसे क्या होता है ब्याज की दर बढ़ती है, ब्याज की दर बढ़ती है, कैसे 5 नहीं 4 से बढ़ी 5 तो निवेश क्या हो जाएगा, 20 से घटकर 10 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्याज की दर 5 से घटी 4 तो निवेश क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच उल्टा संबंध होता है, सीधा नहीं होता है, उल्टा होता है। अर्थात जैसे ही क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, ब्याज की दर जैसे जैसे बढ़ती है, यहां से देखिए जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे निवेश घटता है। ओके जी, और जैसे जैसे ब्याज की दर घटती है वैसे वैसे निवेश बढ़ता है। तो निवेश और ब्याज की दर के बीच उल्टा संबंध, कैसा संबंध, उल्टा, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, जबकि बचत और ब्याज दर के बीच सीधा फलन, ठीक है, सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशन, एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। ओके, तो दोनों ही, चाहे वो आई है वो भी आर का फलन है। ठीक है जी, यदि क्या होता है आर बढ़ता है, आई में देखे निवेश में क्या होगा, यदि आर बढ़ता है तो निवेश घटेगा। ठीक है, यदि आर घटता है तो निवेश बढ़ेगा। इसके ठीक उल्टा क्या होगा, एस के लिए क्या होगा, यदि आर बढ़ता है तो एस भी बढ़ता है, आर घटता है तो एस भी घटता है। ओके, तो इस टेबल को आप देख सकते हैं। अब देखिए कि बाजार में, यानी कि जो कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार है, वहां पर एस बराबर आई कहां पर होगा, अर्थात बचत और निवेश जहां पर बराबर होंगे वहां पर हमने बात की कि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होगी। तो यहां पर कहां पे नजर डालनी है, यहाँ पे देखिए बचत कितनी है 30, इसी पे देखिए निवेश भी उतना ही मांगा जाए, उतने पैसे की डिमांड हो रही है और उतने पैसे की क्या हो रही है, बचत हो रही है, अर्थात इतनी बचत की यहाँ मांग की जा रही है।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना तय होगा, 3% तय होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, बचत और निवेश की जो धनराशि है वो बराबर है। तो ठीक है, यहां पर क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और ब्याज की दर क्या तय होगी, 3% तय होगी। तो इस टेबल को द्वारा आप इसको समझ गए होंगे, इसको बना सकते हैं। कैसा है ये ठीक मांग और पूर्ति की तरह है। ठीक है जी, मांग और पूर्ति की तरह ही है ये। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, मांग में हम क्या करते हैं, वस्तु को मांगते हैं। यहां पर क्या मांगा जा रहा है, निवेश के रूप में पैसे की मांग की जा रही है। और ठीक है, बचत में उसकी पूर्ति की जा रही है। तो कहां पर एस बराबर आई होगा, कि जहां पर निवेश की मांग और बचत की पूर्ति दोनों बराबर होंगी। 30 यहां पर 30 यहां पर, इसलिए 3% क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो गया। और यहां पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट, सभी लोगों को क्या मिल गया, काम मिल गया। ओके जी, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता है तो क्या होगा, फिर अगला जो बिंदु होगा संतुलन का वो स्थापित होगा। ठीक है, और ये क्रियाएं मार्केट में लगातार जारी रहती है। ओके, अब देखिए, अब हम समझते हैं निवेश को एक डायग्राम पे। ठीक है, ये निवेश का डायग्राम है ये वाला। ठीक है जी, ये फर्स्ट वाला हमारा निवेश का डायग्राम है, और ये दूसरा वाला जो डायग्राम हमारा, ये हमारा सेविंग का है, अर्थात निवेश आई फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरे में बचत का। तो निवेश का देखिए, यहाँ पे ब्याज दर लिखना है वर्टिकल एक्सेस पे, और नीचे निवेश, इस पे भी ब्याज ही आएगा वाई अक्ष पे, और एक्स अक्ष पे बचत। ठीक है, अब देखिए ये लाइन हमने नीचे की तरफ ड्रॉ कर रखी है, इस पे लिखा आई आई, आई फॉर होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की जो लाइन है वो इस प्रकार से कैसी जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। इसका जो ढाल है वो निगेटिव है। ठीक कैसी है, मांग की रेखा ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निवेश मांग की हो रही है। ओके जी, और यहाँ देखिए इसकी उलट में देखिए, जो सेविंग की लाइन है, जो कर्व है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। ओके जी, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे हमने आपको बताया था, एक पॉइंट तो हमें लेना ही पड़ेगा। इस लाइन को आप सीधे फ्री हैंड क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर देंगे, और यहां से इसको यहां मिलाइए और इसको यहां पर मिलाइए, और यहां पे लिखेंगे आर। ठीक है, यहां पर हम एक बिंदु लेते हैं, और भैया निवेश की बात हो रही है तो आई लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब यहां से लेकर यहां तक क्या है, ब्याज की दर है ओ से लेकर आर तक, तो उस समय निवेश की मांग कितनी हो रही है, ओ से लेकर आई तक, इसलिए इसको हमने नीचे ड्रॉ कर दिया। ओके जी, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि गिरता है, यदि ब्याज की दर क्या होती है, 4 से घटकर 3 होती है माना, तो क्या होगा, हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, और ठीक है जी, और इसको यहाँ मिला देते हैं, और इसको नीचे कर दीजिए, इसको लिख दीजिए आई करके, और इसके 1 कर दीजिए। ठीक है, और ये R1। तो ऐसा क्या हुआ, जैसे ही ब्याज की दर घटी, ऐसे ही इतना, ये जो बॉक्स दिखाए, इतना क्या हुआ, निवेश की मांग बढ़ गई। ओके, निवेश की मांग बढ़ गई, अर्थात निवेश राशि की मांग बढ़ गई। ओके, और इसका भी उल्टा हो सकता है, इसको पीछे ले जाएं, यहां ले जाएं, यहां खींचें, तो जैसे ब्याज दर अप होगी, बढ़ेगी, तो निवेश की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस प्रकार से ये लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके ठीक उल्टा होता है बचत की रेखा। अब बचत क्या बोलती है, इसका सीधा संबंध है, अर्थात जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती है वैसे वैसे बचत लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है। एक पॉइंट यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, इस लाइन को सीधे ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी आर ही लिखा जाएगा सांकेतिक अक्षर। अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, एस सेविंग हमने लिखा। तो देखिए पहला बिंदु तो ये स्टार्टिंग तो होगी कहीं पे। ओके, कि जब ब्याज की दर ओ से लेकर आर है, यहाँ मिला दिया, तो उस समय ओ से लेकर एस तक लोग बचत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग ज्यादा बचत करेंगे, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अगली सीढ़ी चढ़ेगा यहाँ। ठीक है, और इसको नीचे मिला दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए R1, और यहाँ पे भी लिख देंगे S1। ओके, अब देखिए इतना, ये एरो कर दिया, इतना जब क्या हुआ, ब्याज की दर बढ़ी, तो लोगों ने क्या कर दी, इतनी ज्यादा बचत और कर दी, और ऐसे ही और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, लोग और बचत करेंगे। और उल्टा भी होगा, यदि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, यहाँ से नीचे गिरता है, तो फिर क्या होगा, बचत पीछे की ओर आएगी। ये तो मैं यहाँ पे बता चुका हूं। अब इस प्रकार से हमने ये डायग्राम भी बता दिया, ये भी बता दिया। यहाँ पर तो मैं आपको बता चुका हूं कि कहां पर अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में होगी, कि जहां पर सेविंग और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यहां पर है। अब इन दोनों डायग्रामों को हम एक साथ मिलाकर देखेंगे
कि कहां पर रेखा चित्र में या डायग्राम पर अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होगी और जहां पर पूर्ण रोजगार स्थापित होगा। तो यहां पर पूर्ण रोजगार जो स्थापित करने का काम कर रहा है निवेश और बचत में, वह ब्याज की दर के कारण हो रहा है। किस कारण से हो रहा है? ब्याज की दर के कारण हो रहा है, क्योंकि ब्याज की दर क्या कर रही है? घट रही है, बढ़ रही है। लेकिन बताया गया है कि जहां पर बचत बराबर निवेश होगा वहां पर क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट निर्धारित होगा। बचत और निवेश के द्वारा अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से संतुलन स्थापित होता है, इसको समझेंगे हम इस वाले डायग्राम पे। क्योंकि पहली वाली जो हमारी ये लाइन है, ये वाली, ये लिखा है आई, ये जो आई है इसका मीनिंग हो गया इन्वेस्टमेंट की लाइन है, जिसको मैं अलग आपको पहले दिखा चुका हूं। और जो ये ऊपर की ओर लाइन हमने ड्रॉ की है, ये सेविंग की लाइन है, बचत की लाइन है, जिसको मैंने अलग से आपको बताया था। अब हमने क्या किया कि दोनों जो रेखा चित्र थे उनको आपस में मिला दिया। अब अर्थव्यवस्था कहां पर संतुलन में होगी, कहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार वह होगा कहां पर? जहां पर बचत बराबर निवेश होगा। ठीक है, जहां पर S इज इक्वल टू आई होगा। ओके जी। तो अब ये लाइन देखिए, इन्वेस्टमेंट का कर्व है और ये हमारा जा रहा ऊपर का सेविंग का कर्व। तो दोनों कर्व कहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं? ई पॉइंट पर काट रहे हैं। ठीक है, यहां पर ई लिख देंगे, संतुलन का बिंदु है, क्योंकि एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके जी। उसके बाद इस लाइन को इधर मिला दीजिए। ओके जी। और इस लाइन को इधर ड्रॉ कर दीजिए, यहां पे लिख देंगे आर, क्योंकि हम इस अक्ष पर दिखा रहे हैं ब्याज की दर और इस अक्ष पर दिखा रहे हैं बचत और निवेश, और जो संतुलन स्थापित होगा वो होगा पूंजी बाजार में। तो देखिए ई पॉइंट पर, ई पॉइंट अर्थात इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बचत और निवेश बराबर हैं। ओके जी। उसमें ब्याज की दर कितनी है? या ओ से लेकर आर है, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट कितना है? ओ से लेकर एन पॉइंट तक हमारा अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है, अर्थात पूर्ण रोजगार है, क्योंकि यहाँ पर बचत बराबर निवेश है। तो इस प्रकार से ये हमारा बचत बराबर निवेश, इसको आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये रेखा चित्र कई बार जैसे मांग और पूर्ति का आता है, तो सेम वैसे ही है, थोड़ा नाम अलग अलग है। ओके, अब देखिए, अभी यहां से मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर रखी है R1, अर्थात ये R है ब्याज की दर। अब क्या होता है कि ब्याज की दर क्या होती है? R से बढ़कर R1 हो जाती, ऊपर की ओर बढ़ेगी। ठीक है, सांकेतिक अक्षर R हो गया, उसका नाम डिफरेंट दिखाने के लिए R1 हो गया। तो अब देखिए R1 इतनी ब्याज की दर बढ़ती है, तो आप देखेंगे ए वाली जो यहां पर लिखा है मेरा ए पॉइंट, ए वाला, ये तो इन्वेस्टमेंट की लाइन है और इधर बी पर क्या है? सेविंग है। तो इतना जो गैप आ रहा है ये बतला रहा है कि यहां पर सेविंग तो ज्यादा है, ठीक है, बचत ज्यादा है। ओके, लेकिन इतने पीछे क्या हो रही है? निवेश की मांग इतना पीछे चल रही है। ओके जी, तो यहां पर संतुलन स्थापित नहीं होगा। अब संतुलन स्थापित कैसे होगा? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का क्या कहना था कि ब्याज दर इसको ठीक करेगी अपने आप। ओके, सरकार नहीं करेगी ब्याज दर। अब देखिए, जब लोगों के पास बचत ज्यादा है लेकिन उसी बचत की निवेश करने के लिए मांग कम है, तो ऐसे में क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। ओके जी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की ओर घटेगा तो फिर क्या होगा? निवेश की मांग बढ़ेगी, क्योंकि इधर बैठे हुए हैं कौन? लोन लेने वाले, उनको तो सस्ता चाहिए ना। तो जैसे जैसे इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगी? बचत तो घटेगी, बचत तो घटेगी, लेकिन उसके जवाब में निवेश क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से यहां नीचे गया, फिर और नीचे गया, तो इस प्रकार से जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो बचत पे तो उसका उल्टा असर पड़ेगा, तो बचत घटती चली जाएगी और इधर निवेश यहां तक बढ़ता चला जाएगा। अंत में संतुलन का बिंदु ई बिंदु पर ही निर्धारित होगा। ओके, तो जब क्या होगी? बचत ज्यादा होगी, तो बी बिंदु पर बचत ज्यादा है, जबकि उसी बचत की डिमांड क्या है? कम है। तो ऐसे में क्या होगा? ब्याज की दर घटेगी। तो जब ब्याज की दर घटेगी तो फिर इधर से ये निवेश जो है इधर नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये लाइन जो जा रही है
ये नीचे की तरफ जाएगी और ये पीछे की तरफ आएगा, तो यहाँ पर फिर ये संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे और अर्थव्यवस्था फिर फुल एम्प्लॉयमेंट में होगी। दूसरी कंडीशन भी क्या हो सकती है, इसका नीचे देखिए, यहाँ पे लिख रखा है मेरा सी और यहाँ पे लिखा है डी। ओके, यहाँ पर ठीक ऊपर का उल्टा है। यहाँ पे देखिए एस जो है अर्थात बचत कम है और डिमांड यहाँ बताई जा रही है डी जो है, ठीक है, सी डी, ये पॉइंट डी पॉइंट पे देखिए इतनी आगे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है भाई, ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बचत क्या है लोगों की कम कर रखी है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इतने से इतना नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे पहले यहाँ ऊपर ज्यादा था, तो इतने कम अर्थात R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोग कम बचत करेंगे, ठीक है, क्यों कम बचत करेंगे, ठीक है, कहाँ बैंक में नहीं डालेंगे पैसे, अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि उनको तो लग रहा है ब्याज की दर माना कि 1% है, क्या फायदा है। अब उनको लगता है कि भाई क्या उसका नाम इधर डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होने पर ब्याज की दर बढ़ेगी, फिर तो ब्याज की दर बढ़ेगी तो इधर से बचत की लाइन कहाँ चढ़ेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से इसको यहाँ मिला दें इस प्रकार से। तो जब क्या होगा, निवेश की मांग ज्यादा है और बचत कम है, तो इसी बचत का इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, इधर निवेशक कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं पैसा, ठीक है, लोन लेना चाहते हैं बाजार से, लेकिन ये देख रहे हैं कि ब्याज की दर बढ़ेगी, तो इधर डिमांड ज्यादा है तो निश्चित तौर से ब्याज की दर बढ़ेगी इधर से, ठीक है, तो सेविंग कर्व धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ये भी इधर पीछे की ओर आएगा और फिर ये दोनों एक दूसरे ई पॉइंट पर बराबर हो जाएंगे। ओके जी, तो इस प्रकार से ब्याज की दर देखिए बाजार में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट और सेविंग को, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ला रही है, संतुलन की स्थिति में ला रही है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। ओके, तो बहुत ही सुंदर रेखा चित्र है, देखने में तो बड़ा लग रहा है भाई कहां कहां रेखाएं जा रखी हैं, पूरा क्या बन रखा है, यहाँ पर पावर हाउस बन रखा है जिसमें दुनिया भर की लाइन बिछी हुई इधर से उधर से, तो एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है। ओके, तो अभी जाके पावर की सप्लाई होगी, तो इधर ये रेखा चित्र भी ऐसे ही कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एस वाली जो हमारी लाइन है ये सेविंग कर्व है, हमारा बचत का वक्र है, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट का कर्व है, अर्थात ये हमारा निवेश का वक्र है। ठीक है जी, ये तो एक हो गया, कंडीशन ये है। यहां पर संतुलन की स्थिति किसकी, फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां पर क्या है एस इज इक्वल टू आई है। ओके, अब एक दूसरा रेखा चित्र यहां पर मेरा बना रखा है, यहां पे देखिए यहां पर क्या होता है, बाकी चीज तो वही है, देखिए सेम आपने ड्रॉ करना है, बचत और निवेश इस पे लिखा जाएगा, यहां पर आप ब्याज की दर लिखेंगे, ये हमारी ये वाली रेखा जो पहले वाले रेखा चित्र पर है, ठीक है, पीछे वाले में, और ये वाली भी आपने ड्रॉ करनी है, ये सेविंग का कर्व हो गया और ये हमारा इन्वेस्टमेंट का कर्व होगा, आई आई एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, ई पॉइंट पे काट रहे हैं, इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर आर, यहाँ पर ब्याज की दर क्या हो रही है, आर हो रही है, और फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एन आ गया। ओके, ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर बचत और निवेश इस ब्याज की दर पर एक दूसरे के इक्वल है। ओके जी, अब क्या है इस उस रेखा चित्र से इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है कि यदि क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश की मांग बढ़ती है, लोग ज्यादा पैसों की मांग करते हैं, कौन, जो पूंजीपति हैं, जो उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो जब वो ज्यादा निवेश की मांग करेंगे तो हमारा मांग वक्र देखिए ई से, ये पहला वाला जो है इधर हो गया, ये जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, ये वाला है, तो हमारा मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होगा, अर्थात जब भी निवेश की मांग बढ़ती है तो नया मांग वक्र बनेगा किसका, निवेश का, तो ये बाईं तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, किसकी, इन्वेस्टमेंट की, क्यों कि इन्वेस्टमेंट इधर से इधर को बढ़ गया है। ओके जी, अर्थात इन्वेस्टमेंट में या निवेश में वृद्धि हो चुकी है, जब भी निवेश में वृद्धि होगी तो मांग वक्र हमारा क्या होगा, दाईं तरफ, क्योंकि बायां हाथ है इसलिए दाईं तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए एरो कर दिया इसकी तरफ, तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, आई डैश कर दो, ठीक है, क्योंकि उसने आई के द्वारा हमने इसको दिखाया है, इसको आप करेंगे आई डैश। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अब इसको ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि यहां तक तो हम पहले ही आपको उस वाले में बता चुके हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है ये दाईं तरफ सरक जाती है, बढ़ जाती है, तो हमने क्या करना है,
एक रेखा तो हमने ड्रॉ करनी, ये तो बता ही चुका हूं। अब इसको यहां मिला दीजिए, ठीक है। इस पे लिख दीजिए E1, ठीक है। ब्याज की दर वही रहेगी, ओके। इसको नीचे देखिए, तो जब संतुलन का बिंदु है ई पर देखे, तो उस समय ओ से लेकर एन तक इसी पे नजर डालनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग तो यहाँ पे इक्वल है, ओके जी। लेकिन अब यदि इधर की तरफ हम यहाँ पे नजर डालते हैं आई वाले कर्व पर, तो यहाँ पर निवेश कहाँ चला गया, इतने आगे चला गया, ठीक है। मतलब ये ओ से लेकर N2 हो गया यहाँ पर E1 पर। लेकिन बचत कहाँ है, बचत तो इतने पीछे ही चल रही है यहाँ पर, ये बचत की लाइन जो जा रही है इतनी पीछे है। तो इससे इतनी देखिए इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है, निवेश की मांग बढ़ चुकी है, ज़्यादा पैसा चाहिए लोगों को, ठीक है। लेकिन बचत क्या है, बचत तो यहाँ तक है और N है, लेकिन ये N2 तक इतना पहुँच गया। तो अब क्या होगा कि जब डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो ये पूर्ति का वक्र है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने दूसरा यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये वाली लाइन पीछे की ओर जाएगी, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है, किसकी, निवेश की डिमांड ज्यादा है। तो ये पीछे की ओर जाएगा, लेकिन इधर बचत ऊपर को चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा, क्योंकि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ेगा, बढ़ रहा है धीरे धीरे, वैसे ही धीरे धीरे बचत बढ़ने लग जाएगी और इधर से निवेश पीछे की ओर जाएगा और यहाँ पर E2 पॉइंट पर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले रोजगार का बिंदु कहां पे था, फुल एम्प्लॉयमेंट का N1 पर था, ठीक है, N पर था। अब कहां पर हो गया, N1 पर हो गया, ओके। तो इस प्रकार से देखिए कि जैसे ही हमारा निवेश वक्र कहां शिफ्ट हुआ, दाईं तरफ शिफ्ट हुआ, निवेश की मांग बढ़ी, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। तो इसको एडजस्ट करने का अर्थात एस बराबर आई करने का काम कौन कर रहा है मार्केट के अंदर, ये कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि निवेश यहां से तो इधर बढ़ा, लेकिन इधर ये पीछे की तरफ एक लाइन और ड्रॉ कर दें, तो ऐसे में इससे क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां बढ़ा, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का बिंदु यहां आ गया, इधर भी आता है सेम, ये इसी को मान लो कि पहले पॉइंट यहां पर था, ठीक है जी। अब क्या हुआ, निवेश इधर की तरफ घटा तो इधर आ जाएगा, ठीक। तो फिर उसके बाद ब्याज दर नीचे गिरेगी, ओके। और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक या स्वतः ही क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से पूर्ण रोजगार बाजार में या वस्तु बाजार में स्थापित होता है। इसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यह ब्याज दर में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजमेंट होता है मार्केट में, उसके द्वारा क्या होता है कि बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और जहां पर ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट स्थापित होता है। कुछ पॉइंट ऐसे बताए हमने कि यदि हमने यहां बता दिया ये वाला, तो यहां पर एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो फिर क्या हुआ, मैंने बताया कि यहां से ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, ओके जी। तो इसको यहां तक फिर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराना पड़ेगा, ठीक है। तो तब जाके क्या ये बढ़ेगा, फिर ये नीचे की तरफ घटेगा। अब यहां भी बता दिया हमने कि दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो जब ये बढ़ेगा कब, जब इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत डाउन है यहाँ पे, ठीक है जी। तो बचत कम है, लेकिन जबकि इन्वेस्टमेंट की मांग ज्यादा है पैसों की। तो ऐसी स्थिति में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि हम यहाँ बढ़ा दें, यहाँ बढ़ा दें, तो इस प्रकार से बचत ज़्यादा लोग करेंगे और यहाँ से निवेश पीछे की तरफ घटेगा। इसी के बीच जहाँ का बिंदु एडजस्ट होगा वो यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका रेखा चित्र बना लेंगे, ठीक है। और यदि क्या होता है, पहले वाला तो सेम है, यदि क्या होती है निवेश की मांग बढ़ जाती है तो दाईं तरफ एक वक्र को शिफ्ट कर दीजिए, बना दीजिए उसको, क्या दिक्कत है इसमें से, ठीक है। फिर एंड से बनाइए, फ्री हैंड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर और भी बन सकते हैं, इससे ऊपर भी बन सकते हैं, तो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, निवेश बढ़ भी सकता है और निवेश घट भी सकता है। ऐसे ही इसके साथ भी हो सकता है भाई, ठीक है। ये इधर भी आ सकता है, अर्थात बचत बढ़ भी सकती है, निवेश अपनी जगह स्थिर रहेगा, ठीक, और बचत घट भी सकती है। तो हमने इसमें हम ज्यादा
चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से वस्तु बाजार में संतुलन जो होगा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा, वो होगा आपका बचत और निवेश के द्वारा। और बचत और निवेश कहां पर संतुलित स्थिति में होंगे कि जहां पर ब्याज दर उसको एडजस्ट करने का काम करेगी। तो इसी को मैंने प्रारंभ में कहा था कि वस्तु बाजार एक तो हम इस रूप में समझ सकते हैं, दूसरा हम समझ सकते हैं कि वस्तु बाजार कहां पर संतुलन की स्थिति में होगा कि जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होगी। माना कि ये रेखा हम समग्र पूर्ति की रेखा है और ये समग्र मांग की रेखा है, तो तब भी क्या होगा, यहीं पर संतुलन का बिंदु स्थापित होगा। तो इस प्रकार से जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने समझाया कि इस प्रकार से क्या होगा कि बाजार में या किसी देश की अर्थव्यवस्था में अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित होगा और उसको स्थापित करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, ये वाला करेगा, ठीक है। लेकिन जहां पर एक कब बराबर होंगे, यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है जी। तो इसको बराबर करने का जो काम करेगा वो ब्याज दर करेगा, क्योंकि ब्याज की दर क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है मांग और पूर्ति की शक्तियों के अनुसार।